Hey guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So we are here with another video in our series where we are going to revise your entire law subject in 2.5 months. Okay. So we have started this series last week and we have already given a video on last Friday, the 17th, and this is the second video in the series where, as promised, we are going to discuss Indian Contract Acts Unit 3 and Unit 4.5. यानी कि हम थर्ड यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं एंड फोर्थ यूनिट का भी कुछ पोर्शन इसमें कवर करने वाले हैं ताकि बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट यूनिट में कवर कर पाए। आई होप हमने आपको जितने भी वीडियोस दिए थे वो अब तक आपने सारे देखे हैं और फर्स्ट और सेकेंड यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने याद भी किया है, राइट? Not just reading them, not just listening to them, but you have made a point कि आपने उन्हें याद किया है, साथ में उसके बैक क्वेश्चंस यानी कि जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रैक्टिस जरूर किए हैं, राइट? सो आई एम डिपेंडिंग ऑन यू फॉर दैट प्रिपरेशन कि आप इसको अपने बिहाफ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम इसको आगे लेके जाएंगे यूनिट 3 एंड यूनिट 4.5 के लिए। तो इसमें अब हम क्या देखने वाले हैं? पहले के दो यूनिट्स यानी कि यूनिट 1 और 2 में हमने देखा कि आप किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, रिवोकेशन क्या है, ये सारी बेसिक चीजें हमने कवर कर ली है। साथ में कंसिडरेशन के बारे में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं हमारे यूनिट 2 में। तो अब हम चल रहे हैं यूनिट 3 के क्विक रिवीजन के लिए। उसके पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रॉपर टॉपिक वाइज वेटेज की बात करी है और उसी में हमने देखा था कि यूनिट 3 as well as unit 4 are the most important units when we are talking about Indian Contract Act. Why is it so? Because यहाँ पे आपके हर अटेम्प्ट में 5 to 10 मार्क्स का पेपर देखा गया है। तो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आपके 22 मार्क्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से अगर 10 मार्क कवर कर रही है तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट दैट यू कैन फाइंड ओवर हियर, राइट? करेक्ट? सो स्टे विथ मी इन दीज 2 वीडियोज। आपका ये वाला वीडियो और नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इन दोनों वीडियो पे आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगेन फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर जो हमने पिछली बार फॉलो किया था, वी विल हैव अ क्विक रिविजन एज वेल एज अ टॉपिक एट अ ग्लांस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स एंड यू विल फाइंड द वीडियोज फॉर रिविजन एज वेल एज कंसेप्ट क्लैरिटी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो आपको वो सारे वीडियोस वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को देखें और उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट है तो आप उन वीडियोस को जरूर रेफर करें और साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक उसमें डाउट है। अदरवाइज आप अपने डाउट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं वहां पे भी इसे दे सकते हैं। हमें जिस तरह से कंफर्ट होगा आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा और हो सकता है 1 या 2 दिन लेट हो जाए बट आंसर आपको जरूर मिल जाएगा, करेक्ट? सो आप वहां पे भी इंक्वायरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3। अब हम चैप्टर नंबर 3 में कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस के आगे चलते हैं कि सर आप कॉन्ट्रैक्ट कर कौन सकता है, राइट? हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको बेसिकली कुछ चीजें देखनी है, वैलिड है, वॉइड है, किस तरीके से बनेगा, सब देख लिया, बट सर कॉन्ट्रैक्ट कर कौन सकता है? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेसिटी तो होनी चाहिए, राइट? यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा या फिर कोई लिमिटेशंस है। तो उन्होंने कहा नहीं जी सर, लिमिटेशन तो है। क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है कि वो मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब आर्मी वाला मेजर नहीं, मेजर मतलब 18 ईयर्स ऑफ एज। आप 18 ईयर्स ऑफ एज अगर क्रॉस कर जाते हैं तो वो मेजर में आता है, ये बात आपको सबको पता है ऑब्वियसली, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप 18 ईयर्स ऑफ एज अगर क्रॉस कर जाते हैं, यू आर अ मेजर पर्सन, देन इट इज साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब समझदार है, सोचने समझने की शक्ति है। अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई इशू है फॉर द पर्टिकुलर टाइम व्हेन द पर्सन इज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, लाइक the person is in asylum or the person is in drunk position or the person is not able to think properly, तो हम उन्हें साउंड माइंड की कैटेगरी में नहीं डालते हैं और इस सिचुएशन में
वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। फाइन, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है कि हम यहाँ पे लॉ के द्वारा किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं इंसॉल्वेंट व्यक्ति की, या फिर एम्बेसडर की, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं एलियन एनिमी। तो इस तरह के लोग जो कि किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड हैं, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज लॉ ने ऐसा बोला है। तो उन सभी को हम यहाँ पे इस कैटेगरी में डालेंगे कि सर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करेंगे, बाकी जो लोग हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करिए, चलेगा। बंदा समझ सकता है, सोचने समझने की शक्ति है, साउंड माइंड है, चलेगा, आराम से आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कीजिए। उसके बाद में अगर वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है तो भी चलेगा, तब तो आप आराम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। एल्स आप वहां कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। फाइन, क्लियर है ये पॉइंट एकदम। आई होप इसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको। सो जब हम माइनर की बात कर रहे हैं तब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जब हम माइनर की बात कर रहे हैं तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर माइनर को किसी ने लोन दिया है तो उनकी क्या ऑब्लिगेशन है। तो हमें पता है कि सर माइनर के साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हैं, यानी कि वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड है। सो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड है तो आप किसी भी तरीके से उसमें किसी तरह की रिकवरी या किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं ले सकते। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट, आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मोहरी बीबी एंड धर्मोदास गौस वाला केस, जिसमें आपके पास यही सिचुएशन है कि अगर माइनर को लोन दिया जाता है तो क्या वो रिकवर हो जाएगा, और उसका सोल्यूशन है कि नहीं सर, माइनर के सारे लोन्स तो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। इसको आप स्टार मार्क करके चलेंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम माइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, माइनर वाले में से क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं तो। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। उसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि माइनर नेसेसरीज के लिए ऑलवेज लाइबल होता है, राइट। सो जो सेकंड पॉइंट आपको यहाँ मार्क करना रहेगा वो रहेगा लाइबिलिटीज फॉर नेसेसरी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको नेसेसरीज के नाम देखने होंगे कि क्या क्या नेसेसरीज में आता है। वहां पे आपके पास आता है बेसिक, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड एजुकेशन। ये चार चीजें आपकी बेसिक कंडीशंस, बेसिक नेसेसरीज में आती हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपके नेसेसरीज में इंक्लूड नहीं की जाएगी। इन केस एनी पर्सन इज सप्लाइंग नेसेसरीज टू अ माइनर, तब वहां पे हमें ये बात देनी है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का नेसेसरी अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, ओनली इफ इट इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल विद द माइनर, देन द नेसेसरी सप्लाई द अमाउंट कैन बी क्लेम्ड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। यानी कि अगर किसी माइनर के लिए आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं और वहां पे आपने नेसेसरी सप्लाई करी है तो आप उनको क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते उसके पास पहले से कोई भी इस तरह की नेसेसरी अवेलेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ आएगा वो ये है कि आप माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर पाएंगे। माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी में से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर माइनर के पास में किसी तरह का फंड है, आप उसमें से ले लीजिए, बट आप माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते कि आप हमें पैसा दो, आप कमा के लाओ और आप हमें पैसा दो। फाइन, सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। आप माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते इवन फॉर नेसेसरीज। उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और है कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, यानी कि माइनर हमेशा ये बात रख सकता है कि आई एम माइनर। आपको ध्यान रखना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले। और इसके साथ साथ में हम इसमें किसी भी तरह का रैटिफिकेशन नहीं करवा सकते, यानी कि इवन आफ्टर वो मेजर हो जाता है, वो पुराने किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स को रैटिफाई नहीं कर सकता, राइट। इसका मतलब वो उसे चेंज नहीं कर सकता, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है तो इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, बट वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। ओके, सो इन केस ऑफ माइनर आपके पास में यही है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड ऑफ इनिशियो हैं, बट इन कुछ चीजों के लिए हम उन्हें लायबल कर सकते हैं, वो भी पर्सनली लायबल नहीं, उनकी प्रॉपर्टी को लायबल कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ आता है वो ये है कि माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। माइनर हमेशा बेनिफिशियरी हो सकता है, यानी अगर पार्टनरशिप की बात करें तो वहां पे वो प्रॉफिट यानी कि बेनिफिट्स असाइन कर सकते हैं। माइनर फॉर पार्टनर फॉर बेनिफिट बन सकता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में माइनर फुल्ली पेड अप शेयर्स का ओनर बन सकता है, वहां पे भी कोई इश्यूज नहीं आते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हमें कभी भी प्रॉफिट देना है माइनर को, तो वो चीज हम वहां कर सकते हैं। वहां माइनर को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, माइनर किसी तरह की लायबिलिटी बियर नहीं करेगा, बाकी सब चीजें आएंगी, राइट।
तो ये भी आपके पास में एक पॉइंट बनता है 3 मार्क्स का। बेनिफिशियरी का क्वेश्चन आ सकता है कि माइनर कैन बी बेनिफिशियरी कमेंट, तो आप इस चीज के ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि एक तो आपको पार्टनरशिप वाला पॉइंट देना है, एक को बेनिफिशियरी है उसका पॉइंट देना है, कंपनी से फुल्ली पेड अप शेयर्स का पॉइंट दे सकते हैं, ड्यूली वेरीफाइड प्रोमिसरी नोट का पॉइंट दे सकते हैं कि ये 4 पॉइंट यहाँ पे आएंगे। प्रोमिसरी नोट वाला पॉइंट आएगा कि सर इन केसेस में माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, राइट। तो आपके 3 मेजर क्वेश्चन बनते हैं माइनर वाले पॉइंट से। अब आपको माइनर वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, करेक्ट। उसके अलावा एक दो छोटे छोटे पॉइंट भी बनते हैं आपके माइनर के कंसेप्ट के अंदर कि माइनर कभी भी अपने गार्जियन को लाइबल नहीं कर सकता अनटिल अनलेस माइनर इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर दैट गार्जियन, राइट। और अगर गार्जियन उसके बिहाफ पे भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तब भी माइनर जो है वो गार्जियन को लाइबल कर नहीं पाएगा जब तक उसके लिए स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम कोर्ट नहीं है, राइट। तो हमारे पास इन शॉर्ट इतनी सी बात है कि जब भी आप एक माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने जा रहे हैं आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से देख लेनी चाहिए ताकि हमारे पास आगे किसी तरह के कोई इश्यूज ना रहे, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में आया था साउंड माइंड, जिसपे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही आपको वहां देखना है कि क्या वो व्यक्ति साउंड माइंड है या नहीं। हमें रेगुलर डेज में नहीं देखना, अगर जनरली वो साउंड माइंड नहीं है उस दिन वो साउंड माइंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में यही रहता है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही आपको इसे चेक करना होता है। फाइन, क्लियर। देन मूविंग ऑन टू एन इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर जो कि आपके आता है फ्री कंसेंट। आपका मेजोरिटी चैप्टर इस चीज को लेके चल रहा है कि फ्री कंसेंट के केस में क्या है। व्हाट इज फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट में हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सोच समझ के अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। अगर वहां पे किसी का भी एक एक्सटर्नल फैक्टर वहां है, चाहे आपने उसको फिजिकली प्रेशराइज किया हो, चाहे आपने उन्हें मेंटली प्रेशराइज किया हो, चाहे आपने किसी इन्फ्लुएंस में वहां पे उनको क्रिएट किया हो, चाहे आपने उनको धोखा दिया हो, हर तरह का चीज आपके फ्री कंसेंट को डिफाई करता है। यानी अगर आपने किसी के प्रेशर में आके काम किया है तो वो ऑटोमेटिकली फ्री कंसेंट को डिफाई कर रहा है और हमारे इस पॉइंट के नीचे आएगा। क्या कहता है ये? कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय 5 फैक्टर्स, दैट इज कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है, ये 5 मेजर चीजें हैं। जब हम कॉशन की बात करते हैं, हमने कहा किसी भी तरह का फिजिकल प्रेशर, मोस्टली ये फिजिकल प्रेशर होता है जो कि आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड में फॉरबिडन है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी हमें क्वेश्चन का क्वेश्चन पहचानना है, हमें देखना है कि किसके आंसर में क्वेश्चन का पॉइंट आने वाला है, आपको ढूंढना होगा आईपीसी। क्या उसने कोई ऐसा एक्ट बताया है जो कि आईपीसी में फॉरबिडन है, इंडिया में अलाउड नहीं है, इंडिया में उसे क्राइम डिक्लेयर किया गया है? अगर ऐसा कुछ है कि वो आईपीसी में फॉरबिडन है तो हम उसे क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज योर मेंटल प्रेशर। वो किसी भी तरह के मेंटल प्रेशर को डिनोट कर रहा है। जनरली हम यहाँ पे उन प्रेशर्स की बात कर रहे हैं जो कि क्लोज एंड नियर एंड डियर रिलेशनशिप के कारण आते हैं। तो अगर आपका कोई भी नियर रिलेशनशिप है, जैसे कि आपका पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप हो गया, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप हो गया, इस तरह का कोई रिलेशनशिप है, तो वो चीज आपके माइंड पे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम अनड्यू इन्फ्लुएंस में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स यहाँ स्पेसिफिकली दिए गए हैं जो हमारे रियल या ब्लड रिलेशन की बात करता है। सेकंड, फिड्यूशरी यानी कि ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन, जैसे कि डेटर क्रेडिटर, डॉक्टर पेशेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ क्लाइंट, लॉयर एंड अ क्लाइंट। तो इस तरीके से जो रिलेशनशिप्स होते हैं। थर्ड आपके पास में आता है अनकॉन्शियसेबल बार्गेन, यानी कि उस वक्त हमारे पास में सोचना पॉसिबल नहीं था, हम होश में थे, हम सही सोच के डिसीजन लेते थे, बट वी वर प्रेशराइज्ड बाय द सिचुएशन। जैसे हमें अर्जेंटली बहुत मनी की रिक्वायरमेंट है, ड्रंकार्ड है, स्पेंडथ्रिफ्ट है, उसको बहुत मनी की रिक्वायरमेंट है, उसने आनंद फानन एनी इंटरेस्ट रेट पे खूब सारा पैसा ले लिया, तो वो उस वक्त अनकॉन्शियसेबल बार्गेन कर रहा है, सोचे समझे बिना काम कर रहा है। फोर्थ इज डिस्ट्रेस। अगर आप किसी भी तरह के मेंटल डिस्ट्रेस में है, मेंटल प्रेशर में है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो यहाँ पे आती है। तो जब हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करी, इन्होंने मेंटल प्रेशर के बहुत ही क्लियर कट 4 पॉइंट यहाँ पे एकदम साफ बता दिए गए हैं आपको। देख से एक तो रियल रिलेशनशिप हो गया, एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो गया, एक मेंटल डिस्ट्रेस हो गया और एक यहाँ पे हो गया अनकॉन्शियसेबल बार्गेन। फाइन, तो इस तरीके से 4 यहाँ पे पॉइंट आपको देने हैं। ये पॉइंट देते ही अनड्यू इन्फ्लुएंस कवर हो गया है।
यानी अगर किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन में ये लगता है कि आपके पास इनमें से कुछ भी फैक्टर अवेलेबल है तो आप उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस में डालेंगे, करेक्ट। जब हम फ्रॉड की बात करते हैं, फ्रॉड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन खराब है तो वो फ्रॉड में है, अगर आपका इंटेंशन खराब नहीं है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में है। क्या मतलब है, आपने झूठ बोला है पर आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड। आपने झूठ बोला है बट आपको नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने कोई फैक्ट छुपाया है बट आप जानबूझ के उस फैक्ट को छुपा रहे हैं, तो फ्रॉड। अगर आपने कोई फैक्ट छुपाया है बट बाय मिस्टेक छुपाया है, आपको पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। फाइन। सो इम्पोर्टेंट जो थिंग है आपके फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में वो ये है कि इंटेंशन आपका कैसा है, राइट। तो आपको क्वेश्चन में इंटेंशन ढूंढना है, ये जानने के लिए कि क्वेश्चन कौन से सेगमेंट में आएगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, राइट। नेक्स्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है आपका मिस्टेक ऑफ लॉ, एक है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ में भी हमने दो पार्ट किए हैं, एक तो आपके पास में इंडियन लॉ आता है, एक आता है फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ में किसी तरह का कोई भी एक्सक्यूज माना नहीं जाता। इंडियन लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा चाहे आपकी गलती हो, क्योंकि हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको लॉस पता है, नहीं है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, बट इंडियन लॉ में गलती नहीं होनी चाहिए। वेयरएज अगर फॉरेन लॉ में गलती होती है तो हम उसको एक्सक्यूज मान सकते हैं और हम उसे वॉइड डिक्लेयर करते हैं। फैक्ट में भी आपके पास में कुछ पोर्शन आता है जिसमें हम ये कहते हैं कि फैक्ट कितने तरीके के हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर में आपकी गलती हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डॉक्यूमेंट आपने खराब बनाया हुआ हो सकता है, डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो सकता है। इस तरह के जो इश्यूज हैं उसको हम फैक्ट में डालेंगे और वो पॉइंट आपका मिस्टेक में कवर होगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमने पहचान लिया कि किस तरह का फ्री कंसेंट वहां पे इम्पैक्ट हुआ है। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि अगर इन चारों में से कुछ है, कॉशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, इन चारों केसेस में वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्रीव्ड पार्टी के पास में ऑप्शन होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना है। ठीक है, अगर आप वैलिड करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसे पहले हुआ था वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आप उसे वॉइड करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट देन एंड देयर कैंसिल हो जाएगा और उसके साथ में आपको जितने भी बेनिफिट्स रिसीव हुए हैं उन सभी बेनिफिट्स को रीस्टोर करना पड़ेगा। फाइन, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बेनिफिट्स को रीस्टोर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे फ्रॉड में, जो कि इंपॉर्टेंट है। इन चारों केसेस में से केवल एक फ्रॉड ऐसा पॉइंट है जहां पे आपके पास वॉइडेबल के साथ साथ एक ऑप्शन और होता है कि आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ्रॉड में डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, बाकी तीनों में आपको डैमेजेस का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे डैमेजेस का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी रिस्टोर करने पड़ते हैं। फाइन, तो ये पॉइंट आते हैं आपके इसके इम्पैक्ट में। जब आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया कि कौन सा फैक्टर का है, तो इम्पैक्ट में आपको ये देना है कि वॉइडेबल है सर, बेनिफिट रिस्टोर करने हैं अगर आप वॉइड करते हैं, अगर आप वैलिड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कोई इशू नहीं है। फाइन, क्लियर। देन मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है अनटिल अनलेस द मिस्टेक इज ऑफ इंडियन लॉ। आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वहां पे आपको कोई मगजमारी नहीं है, उसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दो। मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जा ही नहीं सकते। फाइन, क्लियर। आई होप ये पांचों पॉइंट आपको बहुत क्लियर है। दो चीजें हमने भी देखी है, कैपेसिटी में 3 चीज आई थी, मेजॉरिटी 18+, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। देन सेकेंड पॉइंट आया फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के अंदर ये 5 पॉइंट हमने अभी देखे हैं। फाइन, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी जिस कारण से आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है वो लीगल होना चाहिए। आप इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते कि चलो हम मिलके लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, जो पैसा आएगा वो आपस में बांट लेंगे, या फिर हम मिलके गुड्स को स्मगल करेंगे और फिर उसका जो पैसा आएगा वो आपस में बांट लेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव ही इलीगल है अगर आप स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, राइट। तो आप इस तरह के काम नहीं कर सकते, आपका ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए। दूसरी बात, आप कंसिडरेशन जो दे रहे हैं वो भी लीगल होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज इलीगल है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, यानी अब आप उसमें आगे प्रोसीजर्स नहीं कर पाएंगे।
आपके पास किसी भी तरह की लीगल हेल्प या लीगल ऑब्लिगेशंस अवेलेबल नहीं होगी। फाइन, क्लियर। इस पॉइंट में आपके पास इंपॉर्टेंट क्या रहता है? ओके, तो जब हम लीगल की बात कर रहे हैं तो हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि केवल लॉ ने मना कर दिया उन चीजों को हम यहाँ नहीं लेंगे, तो ये तो है ही, इसके साथ में हमने कुछ और भी चीजें डाली हैं। सिर्फ इलीगल होने के साथ साथ में अगर उसमें कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, जैसे आपने फ्रॉड के इंटेंशन से किया तो भी वो गलत है। इलीगल तो वो है ही, किसी और व्यक्ति को इंजरी हो रही है। साथ साथ में इसमें मॉरल ऑब्लिगेशन भी डाली गई है। अगर कोर्ट को लगता है कि वो मॉरल नहीं है या अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है, तो भी हम उसे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में डालते हैं। फाइन, अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एग्जैक्टली होता क्या है, और आपके क्वेश्चंस भी इस पॉइंट में से बनते हैं। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट एज वेल एज केस स्टडी। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी आपको स्टार मार्क करके चलना है ताकि आपको पता रहे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, और इस पॉइंट को आप लास्ट डे रिविजन में छोड़ के ना जाएं, राइट। तो इसको तो आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, आपके केस स्टडी के लिए भी है और साथ साथ में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं। फाइन, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब है? पब्लिक पॉलिसी मतलब जो आपकी पब्लिक इन लार्ज को इंपैक्ट कर रही है वो आपकी पब्लिक पॉलिसी हो गई। वहां पे हमने कहा ट्रेडिंग विद एनिमी, अगर आप किसी भी एनिमी के साथ में, यानी कि अगर कोई कंट्री वॉर पे है उसके किसी मेंबर के साथ में ट्रेड कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाते हैं। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके से जस्टिस को रोक रहे हैं, यानी उसको खींच रहे हैं। आपने किसी गवाह को खरीद लिया है, आपने किसी विटनेस को टेम्पर कर दिया है, आपने किसी विटनेस को किडनैप कर लिया है, वट एवर द केस में भी, अगर आप किसी तरह से अपने प्रोसिक्यूशन को स्टिफल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो यहाँ पे आता है। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, मतलब आप किसी भी व्यक्ति के साथ में, सामने वाले लॉयर के साथ मिलके, सामने वाले एडवोकेट के साथ मिलके आप थोड़ा सा पैसा आपस में बांट के उसे अनड्यूली उसको खींच रहे हैं, वहां पे जरूरत नहीं है फिर भी वो बहुत लंबा जा रहा है केस, तो उसको हम यहाँ मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी में डालते हैं। एक बार इसके अंदर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसे आप मार्क करके चल सकते हैं बिकॉज यू कैन फाइंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन देयर। देन ट्रैफिक अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसेज, आपने किसी पब्लिक ऑफिस को एक्वायर करने के लिए रिश्वत दी है तो ये भी उसमें आता है। आप मनी दे रहे हैं, किसी प्राइस को खरीदने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, किसी ऑफिस को, किसी नौकरी को लेने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, वो सब चीजें इसमें आती हैं। मोनोपोलीज, इंडिया में मोनोपोलीज बैंड है और वहां पे अगर आप किसी भी तरह की मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ मार्केट में डोमिनेटिंग पोजीशन मोनोपोलीज के जैसे क्रिएट कर रहे हैं, वो भी आपके अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आएगा। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा है कि मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट में हम कमीशन को नहीं लेते हैं। अगर आप केवल दो लोगों को मिलवा रहे हैं दैट इज कमीशन, वो नहीं। पर अगर शादी के बदले में आप पैसा ले रहे हैं, यानी हम यहाँ पे डाउरी एक कॉमन वर्ड के जैसे यूज कर सकते हैं, उससे आपको याद रहेगा, आप इसे यहाँ लिख सकते हैं। देन इंटरफेरेंस इन जस्टिस, अगेन आपने किसी को जज को खरीद लिया है या जज को किसी तरह से इन्फ्लुएंस किया है, दैट इज इंटरफेरेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ऑलरेडी उसे काम करना है, उसके बदले में भी आप पैसा दे रहे हैं, दिस इज कॉमनली नोन एज ब्राइब, तो इसको आप ब्राइब के तौर पे याद कर सकते हैं, इसको आप ब्राइब में लिख सकते हैं, राइट। देन कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, कंसिडरेशन तो आपने दिया है पर पार्ट में ही गलत है, पार्ट सही है। अगर ऐसा है कि आप 1 लाख रुपए देना चाहते थे, उसमें से आपने 50,000 तो पुरानी करेंसी में दे दिए, 50,000 नई करेंसी में दे दिए, तो जो नई करेंसी वाला पोर्शन है दैट इज वैलिड, बट जो पुरानी करेंसी वाला पोर्शन है वो इनवैलिड हो जाएगा, राइट, दैट इज वॉइड। तो अगर वो डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो तब तो आप उसे इस तरीके से ले सकते हो, बट अगर वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, आप अलग अलग नहीं बता पा रहे हो, तो आप उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते, तो कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा। फाइन, तो आपके पास बेसिक 9 पॉइंट्स कौन से आते हैं मैं फिर से बता रही हूँ। ट्रेडिंग विद एनिमी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, उसके अलावा हैविंग एनी इंटरफेरेंस विद द जस्टिस, देन मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं उसमें। उसके बाद आप किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए, ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिस, पेइंग एनी अमाउंट फॉर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्यूटी, लीगल ड्यूटी के लिए अगर आप कोई अमाउंट ऑब्लिगेशंस का पेमेंट कर रहे हो। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स जो कि मोनोपोलीज बनाते हैं, वो वाले अग्रीमेंट्स भी हम यहाँ डालते हैं। उसके अलावा अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हो जो कि अनलॉफुल है, किसी भी तरह से इलीगल है, तो उन सबको हमने अपोज टू पब्लिक पॉलिसी डाला है, राइट। अब इसमें से आपके केस स्टडीज बन के आए थे, आपके पास मेंटेनेंस चैम्पर्टी का अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अलावा इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन और इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके पास अलग से केस स्टडी के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड।
देन द अनदर थिंग इज जो यहाँ पे आता है वॉइड एग्रीमेंट। ये आपका समरी है, ऑल ओवर जितना भी हमने अब तक पढ़ा है वो सब यहाँ आ जाएगा, जैसे कि इनकम्पिटेंट पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक का कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा आपके कोई डिसक्वालिफाइड पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अलावा कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन गलत है जो है वो आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन है, फिर रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, इस तरह के सारे पॉइंट्स 11 पॉइंट आपके यहाँ पे आते हैं। एक तरीके से समरी है आपके पूरे चैप्टर की, करेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है, वो है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। यहाँ पे आपके पास केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप स्टार मार्क जरूर करेंगे। ओके, जब आप रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप एक व्यक्ति को ट्रेड करने से रोक सकते हैं, बट नॉट फॉर द अनलिमिटेड टाइम पीरियड। आप उसे वहां पे सिर्फ एक कंडीशन में रोक सकते हैं, फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड इन अ लिमिटेड एरिया। अगर आप उसे अनलिमिटेड टाइम पीरियड एंड अनलिमिटेड एरिया के लिए ब्लॉक कर रहे हैं देन यू आर रॉन्ग। पर अगर आपने उसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जैसे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में मना किया है देन इट इज वैलिड, ठीक है। तो एम्प्लॉय एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। इस तरह से अगर पार्टनर बाहर जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर के साथ एग्रीमेंट है तो वो वैलिड होते हैं। उसके अलावा इस तरह से जो रिस्ट्रिक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्टिकुलर टाइम अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है देन इट इज ऑल्सो वैलिड, बट उसके अलावा सारे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के एग्रीमेंट आपके वॉइड होते हैं। फाइन, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में से। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो है आपका वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, इसको अगर हम एक वर्ड में कहते हैं, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं बेटिंग। आपको याद रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यानी हमारा सोल ऑब्जेक्टिव है शर्त लगाना, हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में। जिस चीज के बारे में हम शर्त लगा रहे हैं वो काफी अनसर्टेन है। अनसर्टेन होने के साथ साथ में जिस भी प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वहां पे हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग के इक्वल चांसेस हैं, और हमारा कोई नुकसान या वो नहीं है, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। हम केवल पैसा जीतना या लूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप पैसा जीत गए हैं या आपने पैसा खो दिया है। उसके अलावा वहां पे और कोई इंटेंशन नहीं है, उसके अलावा वहां पे कोई वे आउट नहीं है। फाइन, तो दैट इज वेजरिंग। बट अगर आपका प्रोडक्ट में इंटेंशन है, यानी कि अगर आप उसे कोलैटरल एग्रीमेंट की तरह लेके जाते हैं तो वो आपका कंटिजेंट में चला जाएगा, यानी कि यूनिट 6 में। बट यहाँ पे हमें केवल वेजरिंग की बात करनी है, और इंडिया में सभी तरह के वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्लियर कट वॉइड होते हैं, उनको आप वॉइड ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपके पास गैम्बलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस और इस तरह के क्रॉसवर्ड पजल ट्रांजैक्शन सब कुछ वेजरिंग में आता है। बट अगर आप उस रेस में पार्टिसिपेंट हैं, आप एथलीट हैं, आप वहां पे खेल रहे हैं, आपको प्राइज मनी मिला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर प्राइज मनी मिला है तो वो आपके वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं है। बट अगर आपने कोई सट्टा लगाया है, आपने किसी तरह की शर्त लगाई है, तो वो इंडिया में वॉइड है, वो आपके वेजरिंग में आते हैं। एक और सिमिलर ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं शेयर मार्केट स्पेकुलेशन। शेयर मार्केट स्पेकुलेशंस आर वैलिड, बट अदर देन शेयर मार्केट स्पेकुलेशंस आर ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट्स, और वो सारी चीजें आपके यहाँ पे वॉइड की कैटेगरी में इंक्लूड करी जाएगी। फाइन, तो ये हो गए आपके वेजरिंग एग्रीमेंट्स। फाइन, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से भी आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। जनरली यहाँ पे केस स्टडी नहीं देखा गया है, बट वेजरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, सो यू नीड टू मार्क इट आउट, और यहाँ पे आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में इसे पढ़ना होगा, राइट। सो दिस वॉज आवर यूनिट 3, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क किया जो कि आपके डायरेक्ट एज वेल एज केस स्टडी से रिलेटेड है। अगर आपको किसी टॉपिक में स्पेसिफिक डाउट है, नीचे दिए गए लिंक से आप उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। फिर भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करें, ये आपके लास्ट डे रिवीजन में काम आने वाले हैं। सो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और अब उसे परफॉर्म करना है तो हमारे पास में क्या क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो जब हम बात करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो वहां पे बहुत ही क्लियर है हमारे पास कि सर ऑब्लिगेशन तो वो है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। यानी अगर परचेज सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको ऑब्वियसली कमोडिटी का परचेज सेल करना है। अगर वहां पे किसी और सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको सर्विस प्रोवाइड करवानी है, और अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ऑब्लिगेशन क्या है? इफ यू हैव राइट टू रिसीव द गुड्स एज वेल एज यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे फॉर द गुड्स, एंड इफ यू आर अ सेलर देन यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द गुड्स एंड टू गिव द गुड्स एज वेल एज यू हैव अ राइट टू कलेक्ट द
कंसिडरेशन, करेक्ट। तो ये आपकी ऑब्लिगेशंस है। अब उसके बाद में हम चलते हैं इसके अंदर सेकंड पॉइंट के ऊपर कि सर ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कौन करेगा। कोई भी कर सकता है, जिस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है, और जो अगर वो चाहे तो किसी थर्ड पर्सन को बोल सकता है कि सर आप कंप्लीट कर दीजिए, वो भी कोई इश्यू नहीं है। और अगर वो चाहे तो अपने किसी एजेंट, अपने किसी असिस्टेंट के थ्रू भी काम कंप्लीट करवा सकता है। इन शॉर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल एज वेल एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होता है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एट द बिजनेस आवर्स, इन द गिवन टाइम, इन द गिवन प्लेस, अगर आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम रेडी हैं परफॉर्म करने के लिए, बट प्रॉमिस ही रिफ्यूज कर रहा है, तो देन इट इज ऑफर टू परफॉर्म, फाइन। तो ये उस कैटेगरी में आता है जहां पे हम उसे कहेंगे ऑफर टू परफॉर्म, ओके। अब इस पॉइंट में अब तक आपका फोर्थ यूनिट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो है लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर। ये आपके लिए डायरेक्ट एज वेल एज केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके काफी बार केस स्टडी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो जॉइंट प्रॉमिसर इज रियली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर? अगर एक से ज्यादा लोग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी या फिर 3 से 4 लोग अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं विद अ पर्सन, तो उसका क्या इंपैक्ट रहेगा, कौन पैसा देगा? देखिए, अगर तीनों अवेलेबल है तो जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लिया उस रेशियो में वो पैसा देंगे। अगर तीनों अवेलेबल नहीं है तो जो थर्ड पार्टी है यानी यहाँ पे जो डी है उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो भी अवेलेबल है वो पैसा दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए अवेलेबल है तो ए पैसा दे देगा, बट ए के पास में क्या राइट है, वो बी और सी से पैसा रिकवर कर सकता है, फाइन। उसके अलावा अगर हमने किसी एक व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया यानी हमने उसे कहा कि भाई तुम्हें पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसा होता है तो भी अमाउंट तो पूरा ही पेमेंट होगा। तो भले ही वो व्यक्ति जो डिस्चार्ज पर्सन है वो कोई पेमेंट ना करे, बट बाकी के रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बाकी के रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर्स पेमेंट कर रहे हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो उस व्यक्ति से जिसको डिस्चार्ज कर दिया गया था उससे भी रिकवर कर सकते हैं, राइट? क्योंकि उनकी तरफ से ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक नहीं 2 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट तो इन तीनों के बीच में जिन्होंने जॉइंटली मनी लिया है, जॉइंटली कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट 1 और एक कॉन्ट्रैक्ट ये वाला जो इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ किया, कॉन्ट्रैक्ट 2। So even if you are discharged from contract 2, you are still liable in contract 1, and under this contract you need to pay the amount. Fine. तो इस तरीके से हमें जॉइंट लायबिलिटी देखनी है कि चाहे लायबिलिटी तीनों में से किसी की भी हो, आपको तीनों को पे करना पड़ेगा। अगर तीसरा व्यक्ति पे कर ही नहीं सकता, जैसे फॉर एग्जांपल वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो बाकी के बचे हुए जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं उसका लॉस वो बियर करेंगे और उनको सारा पेमेंट करना पड़ेगा। बट किसी भी हाल में थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जिसके साथ आपने बाहर वाले के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पर्सन को कोई नुकसान नहीं होगा, उसका पूरा पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा, राइट? क्लियर है ये पॉइंट? तो जॉइंट प्रॉमिसर वाज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन अनदर स्मॉल टॉपिक व्हिच इज नॉट दैट रिलेवेंट बट इट माइट बी यूज्ड इन सम क्वेश्चंस अलोंग विद अदर क्वेश्चंस कि टाइम एंड प्लेस क्या होता है। सर जब हम टाइम एंड प्लेस की बात करते हैं, अगर वो टाइम एंड प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है कि आपको क्या टाइम पे क्या काम करना है तो फिर कोई इशू नहीं है। बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड नहीं है तो फिर आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, यानी आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी जिसके साथ में आपने प्रॉमिस किया है उससे कि सर हम कब किस टाइम पे आपके लिए सामान लेके आए और किस प्लेस पे। तो इसे हम कहते हैं अप्लाइंग फॉर द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इन केस टाइम इज नॉट फिक्स्ड देन यू विल अप्लाई फॉर द टाइम, एंड इन केस प्लेस इज नॉट फिक्स्ड देन यू विल अप्लाई फॉर द प्लेस, फाइन। तो ये आपका सिचुएशन है जब हम बात करते हैं टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, राइट? देन द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल प्रॉमिस? रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है एक के बदले में दूसरा, यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं बायलैटरल। आपका अगर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल में आएंगे। अब अगर आपके पास बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह की कंडीशन है तो वो कंडीशन हम यहाँ पे कहेंगे कि सर ठीक है, ये जो कंडीशन आपने लगाई है ये कंडीशन हम फुलफिल नहीं होती है तब तक हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम उस सर्विस को प्रोवाइड करें। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका कंडीशन है दैट वी विल प्रोवाइड यू द गुड्स ऑन द एडवांस पेमेंट ऑफ 50%, अगर वो 50% का एडवांस पेमेंट आता ही नहीं है तो क्या आपकी लायबिलिटी बनेगी गुड्स देने की? नहीं ना।
तो दैट्स द थिंग जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में है। प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म। जब तक आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म नहीं है, जब तक वो उसकी बेसिक कंडीशन को परफॉर्म नहीं कर देता, तब तक प्रॉमिसर बाउंड ही नहीं होता है उसको काम करने के लिए, और वो बहुत ही आराम से एक्सक्यूज दे सकता है, राइट। अब इसमें इश्यूज क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है इसमें से आपका केस स्टडी आता है, और जब इसका केस स्टडी आता है तब हमें पता भी नहीं चलता कि ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस का केस स्टडी है, राइट। तो इसीलिए इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छी तरीके से आपको देखना है, मार्क करना है फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो हम इस टॉपिक को परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस से हमारा जो हाफ चैप्टर 4th यूनिट बचता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको इसमें समझ आ रहा है, आप कंप्लीट कर रहे हैं होमवर्क, तो आपने पिछला वाला होमवर्क कंप्लीट किया है, कमेंट सेक्शन में प्लीज आप वहां पे पुट ऑन करें कि मैम डन द वर्क। आपको कोई भी डाउट है तो वो आप वहां पे जरूर डालें। नोट्स एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है www.universeofcommerce.com। सारे आपको डिटेल्स स्क्रीन पे मिल जाएंगे, वेबसाइट के, टेलीग्राम चैनल के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चैप्टर्स के, नोट्स के, टेलीग्राम चैनल के, उनको रेगुलरली आप अपडेट करते रहें। और अगेन आई एम रिपीटिंग, इन चैप्टर्स को केवल देखना पढ़ना नहीं है, याद भी करना है, मेमोराइज भी करना है। Repetition is the key. We will keep on repeating the things. Okay. So the task for you for the next week is revise chapter 1, 2, 3 and 4.5. Right. Up to reciprocal promise page 1.69 तक आपको कंप्लीट करना है। ये आपको 3.5 यूनिट रिवाइज करनी है, मेमोराइज करनी है। फाइन। अगर आपका छूट गया है, यूनिट 1 एंड 2 आपने अब तक नहीं किया है, तो भी आप उसे मेमोराइज कर लें। अभी इस एक वीक का टाइम में आप उन्हें वापस से मेमोराइज करें, बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसके जो नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं, उनको आप जरूर मार्क करेंगे। फाइन। सो आई होप दैट यू आर हैविंग अ गुड रिविजन विद अस, एंड वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक कि आप किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे 3rd वीडियो में, जिसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट कर देंगे। 4.5, 5 एंड 6 3 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप उसके लिए प्रिपेयर करें, उनको आप एडवांस में रीड कर लें ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले उनको समझने में। ओके, छोटा यूनिट है, फटाफट से हम उसे कंप्लीट कर देंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।